हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी फॉर योर जनवरी एग्जाम्स काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रिपरेशन कर ली होगी। सो आपके जो इंस्टीट्यूट ने एमटीपी रिलीज करे हैं, तो 2 एमटीपी आपके रिलीज हो चुके हैं। तो वो दोनों एमटीपी को मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक, कोशिश मेरी ये रहेगी कि क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखा दूं। ठीक, सो दैट आप, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने उसके आंसर्स तो दिए नहीं, तो वो मेरे को अपनी तरफ से ही आपको करवाने पड़ेंगे। तो मैं आपको पूरी डिटेल में जितना हो सके उतना आपको कवर करवा के चलूंगा। दोनों एमटीपी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आपका पेपर नंबर 12 कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, हम सबसे पहले करने जा रहे हैं आपका एमटीपी 1, फर्स्ट एमटीपी। तो पूरा उसे डिटेल में कवर करके चलेंगे, एमटीपी 1। ठीक, आइए जी, देखो जी, सबसे पहले आपका कंपनी अकाउंट्स का सेक्शन होता है, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। इसमें आपका पहला कंपनी अकाउंट्स का सेक्शन होता है, सेक्शन ए। ठीक, पूरा पेपर आपका 100 नंबर का होता है, 3 घंटे का आपका पेपर होता है। ठीक, साथ साथ आपको दोबारा आइडिया भी मिल जाएगा पेपर किस तरीके से आता है। ठीक, इसमें आपका पार्ट 1, आंसर क्वेश्चन नंबर 1, ऑल पार्ट ऑफ आर कंपल्सरी। जो आपका ये पार्ट 1 है, जिसकी वेटेज आपकी रहती है भाई 6 नंबर में आपके तो एमसीक्यूज आ गए। ठीक, उसके बाद 4 नंबर में आपके मैचिंग आ गई और 4 नंबर में आपके ट्रू फॉल्स आ गए। तो आपका जो पार्ट नंबर 1 है वो आपका 14 मार्क्स का है। तो ये 14 मार्क्स का आपका कंपलसरी क्वेश्चन है। ये 14 मार्क्स का क्या है सर? आपका कंपलसरी क्वेश्चन है। ये आपका कंपलसरी, आपको करना ही करना है। इसमें आपके 6 मार्क्स के एमसीक्यूज, 4 मार्क्स के आपके मैचिंग और 4 नंबर के आपके ट्रू एंड फॉल्स कवर होंगे। ठीक, आइए जी देखते हैं। पहले अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स खत्म करेंगे, फिर ऑडिट पे आएंगे। देखो पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। एमसीक्यू आपका पहला पॉइंट क्या कहता है? इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर डज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अपीयर। बताओ भाई, फाइनेंशियल स्टेट में आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कहां पर आता है? सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बैलेंस शीट आइटम तो है नहीं, ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की आइटम है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट किस तरीके से होता था? सबसे पहले रेवेन्यू आता था, फिर अदर इनकम आता था, फिर क्या आ जाता था आपका टोटल इनकम। फिर एक्सपेंस साइड में आपका सबसे पहले क्या आता था? एक्सपेंस साइड में आपका आता था सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर आपका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरीज, इस तरीके से आता था। यानी कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में एक्सपेंस साइड पे आएगा। तो ऑप्शन देखो, एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट, सेक्शन डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 रिलेट्स टू द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी के बारे में कहां लिखा गया है? सेक्शन नंबर 53 में लिखा गया है। सेक्शन 54 आपका डिस्काउंट का होता है, 52 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का होता है और 68 आपका बायबैक का होता है। ठीक, तो सेक्शन 53 रिलेट्स टू स्वेट इक्विटी शेयर। आपको सेक्शन भी याद होने चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें आपने लॉ में भी पढ़ी होंगी, कंपनी लॉ वगैरह में पढ़ ली होंगी। ठीक, देन अ कंपनी में buy back its shares और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सेक्शन 68 के हिसाब से कंपनी बायबैक कहां से कर सकती है? सर कंपनी बायबैक अपने फ्री रिजर्व से कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से कर सकती है और प्रोसीड्स फ्रॉम एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लाइक ईसॉप्स वगैरह से कर सकती है। तो ऑप्शन ए कहता है प्रोसीड्स फ्रॉम एन अर्लियर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर्स। नहीं सर, पुराने इशू से नहीं, फ्रेश इशू से होगा। तो ये वाला तो ऑप्शन ही गलत हो गया, ये नहीं आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम से हो सकता है, प्रोसीड फ्रॉम एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लाइक ईसॉप्स, ये भी हो सकता है। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, बोथ बी एंड सी, दोनों बी और सी में से हो सकता है। अ डैश हैज वोटिंग राइट। वोटिंग राइट किसके पास होती है? डिवेंचर होल्डर नहीं होती सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं होती सर, इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होती है, क्रेडिटर के पास भी नहीं होती। इक्विटी शेयर होल्डर के पास आपकी वोटिंग राइट्स होती है। डैश मींस द इशू ऑफ न्यू डिवेंचर इन प्लेस ऑफ ओल्ड वन। नए डिवेंचर इशू करना इन द प्लेस ऑफ ओल्ड वन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रोल ओवर। उसको हम क्या बोलते हैं? रोल ओवर। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, रोल ओवर। ये जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है, एफपीओ, एफपीओ का मतलब क्या होता है कि सर आईपीओ के अगेंस्ट में, आईपीओ के एडिशनली अगर हमने कोई एक्स्ट्रा ऑफर निकाला है टू रेज सम एडिशनल कैपिटल, तो उसको बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। मान लो मैंने आईपीओ निकाला, ठीक, मैं और कैपिटल की डिमांड कर रहा हूं, तो मैं एक फर्दर ऑफर निकालूंगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एफपीओ बोलेंगे, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। राइट इशू, राइट इशू का मतलब क्या होता है कि कंपनी अपने सस्ते शेयर ऑफर कर रही है एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। और बाय बैक शेयर्स का मतलब क्या होता है? कंपनी अपने शेयर मार्केट से खुद ही परचेज करी है फॉर द पर्पस ऑफ कैंसलेशन। ठीक, तो ये होता है आपका रोल ओवर, नए डिवेंचर को इशू करना इन प्लेस ऑफ ओल्ड वन, रोल ओवर बोलते हैं उसे।
सीईआरसी की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ढूंढो भाई, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ठीक, तो ये आपके एमसीक्यूज हो गए। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में मैच करो। शेयर सरेंडर, शेयर सरेंडर किससे मैच हो रहा है? शेयर सरेंडर एक्सेलरेटेड पावर डेवलपमेंट नो, इशू एंड रिडेम्पशन नो, वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर्स, तो शेयर सरेंडर सी से मैच हो गया। सेक्शन 52 सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? तो सिक्योरिटी प्रीमियम की बातें आपकी आ रही है डी से, तो सेक्शन 52 आपका डी से मैच हो गया। ठीक, सेक्शन 55 आपका रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से आता है, तो ये इससे मैच हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से ए मैच हो गया आपका। ठीक, तो यहां पर आ जाएगा 4 3 1 एंड 2। ठीक, ओके। ट्रू एंड फॉल्स, in case of electricity companies, in case of electricity companies, depreciation shall be allowed up to maximum 90% of the historical cost of the asset। कि भी depreciation कितना हो सकता है? maximum 90% of the historical cost of the asset, this is true। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अपने एसेट का मैक्सिमम 90% तक ही डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, उससे ज्यादा अलाउड नहीं होता। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, कंडीशनल एंड फर्म, दिस इज आल्सो ट्रू। दो तरीके के अंडरराइटिंग एग्रीमेंट होते हैं, एक होता है कंडीशनल और एक होता है फर्म अंडरराइटिंग। डिवेंचर कैरीज फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, ये डिविडेंड नहीं होगा सर, इंटरेस्ट होगा। ठीक, तो ये फॉल्स है कि डिवेंचर पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता, इंटरेस्ट होता है। द सम which is still to be paid by the company to the shareholder for a share is known as call in arrears। call in arrears क्या होता है? कि sum still to be paid by shareholder to company, ये उल्टा लिखा हुआ है, to be paid by company to shareholder, नहीं सर, shareholder to company होना चाहिए। कि कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है? वो पैसा जो बकाया है शेयर होल्डर को देना है टू द कंपनी, दैट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर्स। ठीक, तो ये आपका पार्ट ए हो गया 14 मार्क्स का, कंपलसरी होता है, ये आपको करना ही करना होता है। देखो पेपर आएगा बहुत आसान, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पेपर आने वाला है बहुत आसान, तो आपको रिलैक्स होके अच्छे से तैयारी करनी है, बढ़िया होगा, एकदम बढ़िया होगा। ऑफलाइन में पहली बार पेपर होने जा रहा है, मस्त होगा एकदम, आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है जी, आंसर 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग। उसके बाद जो आपका पार्ट 2 होता है, पार्ट 2 में आपका 36 मार्क्स का होता है पार्ट 2। ठीक, 36 मार्क्स में से आपको क्या करना होता है सर? कोई भी 4 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन आपका 12 नंबर का, और इसमें एक आपका थ्योरी क्वेश्चन भी होता है। ठीक, लास्ट में अगर आप उठाओगे तो आपका एक थ्योरी क्वेश्चन भी मिलेगा शॉर्ट नोट का। ठीक, तो देख सकते हो, अगर आपको थ्योरी आती है तो थ्योरी भी कर सकते हो, अदरवाइज सारा प्रैक्टिकल करना चाहो सारा प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, तो थ्योरी करना चाहो भी इसमें थ्योरी भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक, अच्छा 12 नंबर में क्या पूरा 12 नंबर का क्वेश्चन आता है? यस सर, 12 नंबर का भी आ सकता है, 8 और 4 में भी आ सकता है, 6 और 6 में भी आ सकता है, 10 और 2 में भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट क्या है आपका? ये आपका रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसको मिक्स करके इन्होंने क्वेश्चन बनाया है, और इसकी वेटेज रखी है 8 नंबर की। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। Following is the summarized balance sheet of OS Limited on 30th September 2021। क्वेश्चन मैं पढ़ चुका हूं, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। शेयर कैपिटल issued and fully paid up 5000 equity share of 100 each, fully paid 5 लाख की इक्विटी कैपिटल है। 6% redeemable preference share of 100 each, calls in arrears on 200 shares 495। भाई 200 शेयर पे क्या है हमारा? कॉल्स इन एरियर्स है, यानी कि कितना हो गया आपका कॉल्स इन एरियर्स? भाई 200 शेयर्स पे आपका, अच्छा ये 5000 शेयर्स होंगे, तो 5000 इंटू 100 5 लाख हो गया, तो यानी कि 200 पे आपका 5000 रुपए का आपका कॉल्स इन एरियर्स आ गया, तो 200 इंटू 25 होगा, 25 रुपए का आपका क्या है? कॉल्स इन एरियर्स है। रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास क्या है? शेयर प्रीमियम है 1 लाख का, कैपिटल रिजर्व है 1 लाख, जनरल रिजर्व है 2 लाख, पीएनएल अकाउंट है 3 लाख का, 10% डिवेंचर आपके पास 2 लाख के, और संधि क्रेडिटर्स आपके पास 7 लाख के। ये आपकी लायबिलिटी साइड होगी। एसेट्स में अगर आप आते हो तो फिक्स एसेट, हालांकि फिक्स एसेट वर्ड होना नहीं चाहिए शेड्यूल 3 के हिसाब से, तो आपको पीपीई वर्ड यूज करना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक, 15 लाख। इन्वेस्टमेंट्स में आपको दे रखा है ओन डिवेंचर्स ऑफ द नॉमिनल वैल्यू 1 लाख, जिसकी वैल्यू है 95,000, यानी कि आपने 2 लाख के डिवेंचर के अगेंस्ट 1 लाख के ओन डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो अगर मैं बात करूं कितनी परसेंट इन्वेस्टमेंट कर रखी है? 50% इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है।
50% आपने इन्वेस्टमेंट करेंगे इन ओन डिवेंचर्स, 1 लाख के डिवेंचर जिसकी वैल्यू कितनी है 95,000 की। अदर सिक्योरिटीज, करंट एसेट्स 1 लाख के, स्टॉक है आपके पास 2 लाख का, डेटर्स 101 के और कैश एट बैंक है आपका 6 लाख का। ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है। इसके बाद on the basis of the above date following were due for redemption 5,000 6% redeemable preference share at a premium of 25 per share, यानी कि हमारे प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होने हैं 2500 रुपए प्रीमियम पर। ओके हो जाएंगे। फिर 2000 10% रिडीमेबल डिवेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, डिवेंचर रिडीम होने हैं 10% प्रीमियम पे, ये भी कर लेंगे। redemption was made on that date or subsequently this for the half year ending 31st this September, that is the above balance sheet date, डिवेंचर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड वर पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। सबसे पहले कंपनी ने क्या करा, 30 सितंबर को डिवेंचर इंटरेस्ट पे कर दिया और आपका प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया। 30 सितंबर को प्रेफरेंस डिविडेंड आधे साल का पे कर दिया, तो मतलब ये इंटरिम डिविडेंड है, एक तरीके से इंटरिम है। ठीक, ओके। On an offer made to 10% debenture holders, the outsider agreed to take 12% debenture at par in exchange of the old debentures. The company also decided to assume the new debentures. देखो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने रोल ओवर किया, ये रोल ओवर ट्रांजेक्शन है, इसको बोलते हैं रोल ओवर, कि पुराने डिवेंचर के बदले में न्यू डिवेंचर इशू कर दिए, एक्सचेंज कर दिए। ठीक, पहले 10% डिवेंचर थे, उसको रिडीम करने की बजाय कंपनी ने क्या करा, उसको एक्सचेंज कर दिया फॉर न्यू डिवेंचर्स, इसे रोल ओवर ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ठीक, और फिर कह रहा है कंपनी आल्सो डिसाइडेड टू एज्यूम द न्यू डिवेंचर, मतलब कंपनी अपनी लायबिलिटी एडमिट कर रही है टुवर्ड्स द न्यू डिवेंचर। एज्यूम करने का मतलब होता है लायबिलिटी एडमिट करना। ठीक है, ये भी देखते हैं। फिर उसके बाद एक फ्रेश इशू आया 1000 इक्विटी शेयर का ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50 पर शेयर एंड सब्सक्राइब्ड इन फुल, ऑल द मनी ड्यू वर रिसीव्ड फोर्थविथ। फिर कंपनी ने 1000 शेयर 100 रुपए के हिसाब से 50 प्रीमियम पे फ्रेश इशू करे, ये फ्रेश इशू है, ये फ्रेश इशू है। ओके, फिर कंपनी ने रिडेम्पशन ऑफ ऑल प्रेफरेंस शेयर, सारे प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिए। On the above date, assume that security premium account is usable for providing premium on redemption of preference share. कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिया और सिक्योरिटी प्रीमियम को आप प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक, अब देखो रिडेम्पशन करने के लिए ये फ्रेश इशू आया है, तो सीआरआर आपको अकॉर्डिंगली निकालना पड़ेगा। पास द एंट्री इन रिलेशन टू द अबव ट्रांजेक्शन, 8 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, मैं इसको अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में डालता हूँ। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा देता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। साथ साथ आप करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, बेटर रहेगा, साथ साथ आप सॉल्व कर लो। देखो थोड़ा सा मैं पर फास्ट फॉरवर्ड तरीके से करूंगा ताकि मेरे को टाइम भी बचाना है, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड तरीके से करूंगा। देखो सबसे पहली एंट्री क्या होगी हमारी, सबसे पहली एंट्री, अगर फर्स्ट एंट्री की बात करी जाए तो पहली एंट्री आपकी क्या आएगी, पहली एंट्री आएगी आपकी यहां पर। देखो रिडेम्पशन तो होनी है, ठीक है। सबसे पहले इंटरेस्ट की, डिवेंचर इंटरेस्ट 30 सितंबर को 6 महीने का, डिवेंचर इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड वर पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तो पहले एंट्री डालो, P&L account debit to interest on debenture and to preference dividend। या पहले आप ऐसे भी डाल सकते हो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर्स, प्रेफरेंस डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर उसको पीएनएल में राइट ऑफ कर सकते हो। मैं डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूँ, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना आएगा आपका 10%, 2 लाख पे 6 महीने का, 10% 2 लाख पे 6 महीने का कितना हो जाएगा, 2 लाख का 10% 6 मंथ्स का, तो ये हो जाएगा आपका 10,000। और प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आएगा, देखो भाई प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा आपका 6% पेड अप वैल्यू पे 495 पे, कॉल सी पे नहीं, पेड अप वैल्यू पे 495 पे 6% 6 महीने का। 6 महीने का 495 पे 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 495 पे
तो 495 का 6% 6 महीने का, ये कितना आता है आपका? 14850 कितना हो गया आपका? 24 ठीक सेकंड। अब प्रेफरेंस डिविडेंड को पे कर दो, प्रेफरेंस डिविडेंड टू बैंक, ये पेमेंट हो जाएगी 14850। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को पे कर दो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू बैंक। लेकिन 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 इसके अगेंस्ट क्या था? कंपनी के पास ओन डिवेंचर्स भी हैं। इसके अगेंस्ट कंपनी के पास कितने हैं? ओन डिवेंचर्स भी हैं 1 लाख के, 1 लाख की नॉमिनल वैल्यू के। तो इसका इंटरेस्ट इस इंटरेस्ट से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो वो इंटरेस्ट कंपनी को मिलेगा, वो इंटरेस्ट कंपनी को मिलेगा, ये पे करना है, तो नेट में एडजस्ट करके पेमेंट कर दो। ये हमने करे थे क्वेश्चंस, अगर आपको याद हो तो नेट करके पेमेंट हम करते हैं इंटरेस्ट की। तो क्या डालोगे हम यहां पर? टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर, 1 लाख की नॉमिनल वैल्यू है, रेट कितना रहेगा आपका? 10% और 6 महीने का कितना हो गया? 5000। तो 10,000 में से 5,000 की पेमेंट और ये 5,000 रुपए की यहां पर एडजस्टमेंट होगी विद ओन डिवेंचर। ये बात समझ में आई? फोर्थ एंट्री, अगली एंट्री, अगली एंट्री में क्या होगा? ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वाला काम हो गया हमारा। फिर उसके बाद कंपनी ने रोल ओवर करी, 10% डिवेंचर होल्डर हमारे ड्यू फॉर रिडेम्पशन है एट 10% प्रीमियम, इसे ड्यू कर दो और उसको एक्सचेंज कर दो विद 12% ओल्ड डिवेंचर्स, सॉरी 10% ओल्ड को 12% के साथ एक्सचेंज कर दो। तो पहले 10% को ड्यू कर दो, तो 10% डिवेंचर्स कौन डेबिट, प्रीमियम पे कर रहे हैं ना, प्रीमियम पे यस, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स। टू लैख 20,000, 10% प्रीमियम है 220। अब इस 220 के बदले में कंपनी ने क्या करा? इस 220 के बदले में कंपनी ने क्या करा? कंपनी ने इनको न्यू डिवेंचर दे दिए 12% के, दैट इज डिवेंचर होल्डर्स डेबिट टू 12% डिवेंचर्स। ये नए डिवेंचर चले गए 220। अब साथ साथ ही आपको क्या करना पड़ेगा? साथ साथ ही जो आपकी ओन डिवेंचर्स थे, जो आपके ओन डिवेंचर्स थे, ये देखो, ये जो आपके ओन डिवेंचर्स थे 10% वाले, इनको कैंसिल करना पड़ेगा और ये 220 के हिसाब से 50% आपको न्यू डिवेंचर्स की इन्वेस्टमेंट को बनाना पड़ेगा। तो एंट्री क्या डलेगी इसकी? पुरानी वाली डिवेंचर को कैंसिल करो, इन्वेस्टमेंट इन 10% ओन डिवेंचर डेबिट। कितने की इन्वेस्टमेंट है? बुक वैल्यू कितने की है? अच्छा यहां तो बनेगी आपकी 12%, तो 12% 220 का 50%, 110 बनानी है आपको और पुरानी वाली को कैंसिल कर दो। टू इन्वेस्टमेंट इन 10% ऑन डिवेंचर 95, टू P&L अकाउंट। ये लॉस हो गया ऑन कैंसिलेशन, सॉरी ये हो गया आपका प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, कितना? 15,000। इसे आप कैपिटल रिजर्व में भी डाल सकते हो, ठीक। उसके बाद अगली आइटम, ये कैंसिल हुआ आपका,
देन इसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है, ये वाला भी काम हो गया हमारा। अब कंपनी ने फ्रेश इशू डाला, 100 शेयर इशू करे हैं, प्रीमियम ऑफ 50, तो एंट्री क्या डालोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1000 शेयर, 100 रुपए का एक शेयर है और 50 का प्रीमियम, तो 150, दैट इज 150। देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू equity share capital and to security premium 150 1,50,000। ठीक है भाई, फ्रेश इशू हो गया। फ्रेश इशू के बाद अब रिडेम्पशन कर दो, रिडेम्पशन कर दो और सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर लेना ऑन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो रिडेम्पशन डालो। रिडेम्पशन में क्या था, रिडेम्पशन के लिए पहले जो कॉल्स इन एरियर्स है उनको रिसीव कर लो, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स। आई थिंक 5000 का अमाउंट था, तो रिसीव कर दो, क्योंकि रिडेम्पशन हमेशा फुली पेड शेयर्स की होती है। ठीक, तो कॉल्स इन एरियर्स आपने रिसीव करे, फिर रिडेम्पशन डाल दो आप 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, आई थिंक 5 लाख का अमाउंट था, 5 लाख ये हो गया, और उसका प्रीमियम कितना था 25 पर शेयर, तो 5 लाख का अमाउंट है और एक प्रेफरेंस शेयर 100 का है, तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गया 5000, तो 5000 इंटू 25, तो 5000 इंटू 25 कितना हो गया 125 का प्रीमियम है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 5000 इंटू 25 125 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 625। ठीक है, अब इनको पेमेंट कर दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक 625 की पेमेंट डाली। अब देखो ध्यान से, अब ये प्रीमियम और रिडेम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए वो कह रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हो आप, तो सिक्योरिटी प्रीमियम, सर सिक्योरिटी प्रीमियम सफिशिएंट है भी या नहीं, देखो 50,000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पर आया, सिक्योरिटी प्रीमियम 50 था यहां पर आ गया, और बाकी 1 लाख पहले से है, तो टोटल 150 है, टोटल 150 है, तो आप ये राइट ऑफ कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 125। और देखो क्या क्या है आपके पास, और कुछ राइट ऑफ करने वाली आइटम, राइट ऑफ करने वाली आइटम और कुछ यस सर, एक ये प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है, इसको तो पीएनएल से राइट ऑफ कर दो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितना था प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 20,000, तो 20 का ये भी राइट ऑफ कर दो। अब एक काम और करना पड़ेगा आपको, सीआरआर बनाना है, सीआरआर देखो कितना बनेगा, सीआरआर कितना बनेगा, अगर मैं यहां पर आपको सीआरआर निकाल के दिखाऊं, क्रिएशन ऑफ सीआरआर, जितनी रिडेम्पशन आपने आउट ऑफ प्रॉफिट करी है उतना सीआरआर बना दो, क्रिएशन ऑफ सीआरआर,
क्रिएशन ऑफ सीआरआर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड, यहां पर कितना आएगा, हमने टोटल 5000 प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे, एक प्रेफरेंस शेयर 100 का था, तो कितना हो गया आपका, ये हो गया सब 5 लाख लेस क्या करोगे आप, नॉमिनल वैल्यू ऑफ न्यू शेयर इशूड, 1000 इक्विटी शेयर इशू करें, एक शेयर 100 रुपए का, नॉमिनल वैल्यू तो 1 लाख, तो आपका सीआरआर कितने बनेगा, 4 लाख, यानी कि ट्रांसफर टू सीआरआर कितना है, 4 लाख। तो सीआरआर बनाने के लिए आपको देखो रिजर्व कितना है आपके पास, सीआरआर बनाने के लिए आपका रिजर्व है जनरल रिजर्व 2 लाख का, बाकी पीएल से ले लो, तो जनरल रिजर्व 2 लाख का, बाकी पीएल से ले लो 2 लाख, दैट इज जनरल रिजर्व डेबिट 2 लाख, पीएनएल अकाउंट डेबिट 2 लाख टू सीआरआर 4 लाख। यस, सारी एंट्री मेरे हिसाब से हो गई हमारी, ठीक। इनकेस अगर आपकी कोई एक आधा एंट्री बच गई होगी तो देख लेना, वैसे कोई बची नहीं है, मैंने पूरी करा दी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, आपको स्टेप वाइज मार्क्स मिलेंगे, अगर आप कोई एक एंट्री भूल जाते हो, नहीं समझ में आ रही, तो कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना करा होगा उतने में नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक। ये ऑफलाइन के फायदे हैं, जितना करा होगा उतना आपको मिल जाएगा, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, मस्त रहना है, ठीक। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। लो जी, ये वाला क्वेश्चन आपका, पीपी लिमिटेड, ये एएस 12 से क्वेश्चन है, पीपी लिमिटेड हैज सेट अप इट्स बिजनेस इन अ डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया which entitles the company to receive from government of India a subsidy of 20% on the cost of investment। AS 12 का क्वेश्चन है ये, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। तो वो कह रहा है कि पीपी लिमिटेड एक डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया में कोई यूनिट लगा रही है, ठीक, बिजनेस सेटअप कर रही है, जिसके अगेंस्ट गवर्नमेंट उन्हें 20% सब्सिडी देगी ऑन इट्स कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आएगी उसका 20% की सब्सिडी गवर्नमेंट उन्हें दे रही है। हैविंग फुलफिल्ड ऑल द कंडीशंस अंडर द स्कीम, द कंपनी ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100 करोड़ इन द कैपिटल एसेट्स रिसीव्ड 20 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट इन जनवरी 22 फॉर अकाउंटिंग पीरियड बीइंग 21-22। भाई उनकी इन्वेस्टमेंट थी 100 करोड़ रुपए की, कंपनी को 20 करोड़ रुपए गवर्नमेंट से रिसीव हो गया इन जनवरी 2022। Company wants to treat this receipt as an item of revenue and thereby reduce the loss on the P&L account for the year ended 31 मार्च 22। अब कंपनी क्या करिए, जनवरी 22 में जो इनको 20 करोड़ की ग्रांट आई है, कंपनी से अपनी P&L अकाउंट में इनकम एज अ इनकम शो करना चाहती है, P&L अकाउंट में क्रेडिट करना चाहती है, सो दैट उसका लॉस कम हो जाए, ठीक है, ऐसा कंपनी करना चाह रही है। What will be the accounting treatment as per the relevant accounting standard? Okay. डिस्कस वेदर दिस एक्शन इज जस्टिफाइड और नॉट। ये क्वेश्चन मैंने आपको शायद करवा भी रखा होगा, अगर आपने लेक्चर्स अटेंड करे होंगे प्रॉपरली तो मैंने ये क्वेश्चन आपको करा रखा है, ठीक। देखो सर, डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया का ग्रांट मिला आपको, डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया में आपने यूनिट स्टैब्लिश करी है, उसके लिए ग्रांट मिला है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये ग्रांट होता है इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। तो जब भी आपको ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मिलता है तो उसे आप क्या करते हो, उसे आप अपने कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर देते हो, उसे आप अपने कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर देते हो। एंट्री क्या डालते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, उसको आप अपनी इनकम बुक नहीं कर सकते, आपको उसे अपने कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर कंपनी ने इनकम बुक कर दिया तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डन बाय द कंपनी इज इनकरेक्ट, ठीक। अब आंसर को लिखना कैसे है, अगर अच्छे नंबर चाहिए तो आंसर को कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर देना है कि एज पर AS 12, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, फिर लिखोगे ग्रांट रिसीव बाय द एंटिटी फॉर सेटिंग अप अ यूनिट इन डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया
is in the nature of promoter's contribution and thereby it will be credited to the capital reserve. ये आपने प्रोविजन बता दिया। उसके बाद आप अपना केस एक्सप्लेन करो कि भाई ऐसे ऐसे कंपनी को एक ग्रांट मिली है और कंपनी ने क्या करा, उसे अपनी रिसीट दिखा दी। फिर आप अपना कंक्लूजन दो, द ट्रीटमेंट डन बाय द कंपनी इज इनकरेक्ट, ठीक, देयरफॉर दिस ग्रांट मस्ट बी क्रेडिटेड इनटू द कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ये ग्रांट क्या है, इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है, तो इसे आप कैपिटल रिजर्व में डालोगे। सीधा यस और नो नहीं देना कि गलत किया है सही किया है, पहले थोड़ा बहुत बातों को बताओगे, ठीक। तो ये क्या कर सकते हो आप, तीन पार्ट्स में अपने आंसर को दो, पहले एएस का नाम, नंबर और रेलेवेंट प्रोविजन, फिर अपना जो भी क्वेश्चन है उसको दो लाइन में एक्सप्लेन करो, फिर अपना कंक्लूजन दो। बस ये 3 पार्ट अगर आप करके आओगे तो एएस में अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, देखो जिसने क्लास ली है, ठीक, उसको तो मैंने आपको बता ही रखा कि भाई ये इन द नेचर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है। जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ रहा है, वो गलती करेगा यहाँ पर, ठीक। पता है क्या गलती करेगा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। एएस 12 सर्च करो, एएस 12, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में भी दे रखा है और वहां भी गलत है इसका सॉल्यूशन। ये देखो, ये एज इट इज क्वेश्चन आपका स्टडी मैट में भी है, अगर आप देख पाओगे, ठीक। नाम वाम डिफरेंट है, बस क्वेश्चन सेम ही है कि Z लिमिटेड हैज सेट अप इन द बिजनेस डेजिग्नेटेड, ये रहा 25% को सब्सिडी मिल रही है, फिर उसको जो सब्सिडी रिसीव हुई है वो उसने क्या करा, अपने पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर दी, और ये ट्रीटमेंट सही है नहीं है। ये तो कह रहा है कि ये डेप्रिशिएबल एसेट है, तो आप उसे अपनी डेफर्ड इनकम मानो, जबकि ये वो वाला पॉइंट है ही नहीं, ये तो डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया का, तो ये तो इन द नेचर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है। स्टडी मैट में क्या कहता है कि क्योंकि ये डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट्स रिलेटेड है, वो तो हमें भी पता है डेप्रिशिएबल एसेट्स रिलेटेड है, लेकिन स्टिल वो डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया के, तो कैपिटल रिजर्व में जानी चाहिए। इसका ये कहना है कि क्योंकि ये डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट की है, तो आप इसे अपनी इनकम बुक, इनकम डेफर करोगे, जिसे हम एंट्री डालते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट, फिर डेफर्ड ग्रांट को अमोर्टाइज करते हैं इन द रेशो ऑफ डेप्रिसिएशन। ये वो वाला ट्रीटमेंट दे रहा है जो कि गलत है। ये क्वेश्चन को इसने सॉल्यूशन गलत दे रखा है, क्योंकि ये कैपिटल रिजर्व वाला केस है, इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है, ठीक। तो जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा इन बातों पे, थोड़ा सा स्टडी मैट में एरर्स होते हैं, तो सेल्फ स्टडी वाले थोड़ा सा सावधान रहे। ओके, डन है यहाँ तक? ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, जिसमें आपका 8 नंबर का रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर था, और 4 नंबर में एएस का क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ इस तरीके से आपका 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट इन्होंने कैश फ्लो का डाला है 4 नंबर में, ओके, और फिर इसने बैंकिंग डाला है 8 नंबर में, ठीक है सर। आओ जी, ये तो कुछ नहीं है क्वेश्चन इसमें। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 1 अप्रैल 21 को लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है 4 लाख रुपए का, 31 मार्च 22 को लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है 5 लाख का, और फिर कहता है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी रीपेड अ लोन ऑफ 2 लाख। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपको बताना है, इसके लिए आपको पहले लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट बनाओगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट, पाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस कितना है आपका, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस है आपका 4 लाख, यस 4 लाख ओपनिंग है और 5 लाख क्लोजिंग है। टू बैलेंस सीडी 5 लाख, फिर उसने 2 लाख का लोन पे कर दिया, तो एंट्री क्या डालेगी, लोन पे करने की, लोन टू बैंक, तो टू बैंक 2 लाख। इसका मतलब उसने और लोन ले लिया बाय बैंक, और लोन ले लिया कितने का, 3 लाख का, तो 3 लाख का लोन लिया है और 2 लाख का रीपे किया है, ठीक। अब हम इसका क्या करते थे, ट्रीटमेंट, कि ये जो 2 लाख का लोन लिया है, ये जो 2 लाख का लोन पे किया है आपने, ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस, ठीक, और ये जो आपने 3 लाख का लोन लिया है, ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस, ठीक। तो इसको किस तरीके से दिखाओगे, मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाना, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें आप दिखाना सबसे पहले, ये लोन लिया आपने, तो लोन टेकन
3 लाख, ये ऐड हो जाएगा और लोन रिपेड 2 लाख माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, तो आप इस तरीके से दिखाओगे, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आंसर दोगे तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बैंकिंग का क्वेश्चन है। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ एनबीपी बैंक लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2022। बिल डिस्काउंटेड 51,50,000, ओके। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड नॉट येट ड्यू 31 मार्च 21, यानी कि ओपनिंग बैलेंस दे रखा है रिबेट का 30,000 का, डिस्काउंट रिसीव्ड 145 का। ठीक, एन एनालिसिस ऑफ बिल डिस्काउंटेड एज शोन इन द अबव शो द फॉलोइंग, कि भाई ये आपकी डेट ऑफ बिल दे रखी है, ये आपका अमाउंट है, ये आपका पीरियड ऑफ मंथ है और ये रेट ऑफ डिस्काउंट है। ठीक, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड टू बी क्रेडिटेड टू द पीएनएल अकाउंट, मतलब डिस्काउंट की इनकम पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है, बता देंगे। एंड पास एप्रोप्रिएट जर्नल एंट्री फॉर द सेम, उसकी एंट्री डाल देना। एंड शो हाउ रेलेवेंट आइटम विल अपीयर इन द बैंक बैलेंस शीट में भी दिखा देना। ठीक, सबसे पहले आप क्लोजिंग रिबेट निकाल लो, ये तो आपको ओपनिंग रिबेट दे रखी है, क्लोजिंग रिबेट निकालो। क्लोजिंग रिबेट के लिए आपको क्या चाहिए, ये डेट ऑफ बिल दे रखी है, पीरियड दे रखा है, तो एक तो आपको ड्यू डेट चाहिए, फिर आपको रिबेट चाहिए, उसके बाद ये आप देखना है नंबर ऑफ, अच्छा 31 मार्च से नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 31 मार्च, कि भाई 31 मार्च से ड्यू डेट तक कितने दिन बनते हैं, उतने दिन की तो आपकी रिबेट निकलेगी। ठीक, तो ये कैलकुलेट हम करते हैं, एक बार शॉर्ट में फटाफट कैलकुलेट करते हैं। जैसे 31 जनवरी है तो 4 महीने का पीरियड कब खत्म होगा, फेब मार्च अप्रैल मई में जाके खत्म होगा, फरवरी मार्च 31 मई, उसके बाद 3 दिन ग्रेस के भी जोड़ेंगे, 31 मई 1 2 3, 3 जून आएगा यहाँ पर, 3 जून 2022। 17 फेब में आ जाएगा आपका, 3 महीने जोड़ने हैं आपको, 3 और 2 5, 17 प्लस 3 20 मई, 20 मई 2022। 6 मार्च में 4 महीने जोड़ोगे आप, 4 3 7, 6 3 9, 9 जुलाई 22, 9 7 22। 16 मार्च में 2 महीने, 19 मई 22। ठीक है जी, अब रिबेट, अब नंबर ऑफ डेज निकालो, 31 मार्च से 3 जून तक कितने दिन बनते हैं, अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 3 दिन, तो ये हो गया सर आपके 64 डेज। 17 फेब से, सॉरी 31 मार्च से 20 मई तक कितने दिन बनते हैं, 31 मार्च से 20 मई तक, अप्रैल और मई के 20, 50 डेज। फिर 31 मार्च से 9 जुलाई तक, तो ये होगा आपका अप्रैल मई जून जुलाई के, सॉरी अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30 और जुलाई के 9, तो ये हो गया 100 डेज। और 31 मार्च से 19 मई तक, अप्रैल और मई के 19, 49 डेज। ठीक है जी, ओके। अब रिबेट निकाल लो। ठीक, रिबेट जैसे 750 पे 12% कितने दिन की, 64 डेज की, 750 का 12% इंटू 64 डिवाइडेड बाय 365, यह आएगा कुछ 15781, 15781। ठीक, कितना आ जाएगा 15781, ओके। देन 6 लाख का 10% 50 डेज के लिए, 8219, ओके। 4 लाख का 11% 100 डेज के लिए, 12055, 12055। देन 2 लाख का 10% 49 डेज के लिए,
2685 तो ये टोटल आपकी क्लोजिंग रिबेट कितनी आ गई, इसको जोड़ोगे अगर आप तो आ जाएगा 15781 प्लस 8219 प्लस 12055 प्लस 2685 ये आती है सर 38740 थोड़ा बहुत 1-2 रुपए का फर्क हो सकता है राउंडिंग ऑफ का, ठीक। अब वो कहता है डिस्काउंट कितना क्रेडिट होगा इन द पीएनएल अकाउंट, इसके लिए डिस्काउंट अकाउंट बनाओ। डिस्काउंट अकाउंट कैसे बनता था, डिस्काउंट अकाउंट ओपनिंग रिबेट बाय ओपनिंग रिबेट बाय ओपनिंग रिबेट, यही ओपनिंग रिबेट को पीएनएल में डालते थे टू पीएनएल अकाउंट। ओपनिंग रिबेट कितनी थी 30501 30501 ठीक, बाय बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ आपको, ये रिसीव हुआ आपको 145,500 145,500 ठीक। टू क्लोजिंग रिबेट, क्लोजिंग रिबेट कितनी बनाई हमने 38740 तो कितनी इनकम क्रेडिट होगी इन द पीएनएल अकाउंट, ये होगी आपकी 30501 प्लस 145,500 माइनस 38740 137,261 ये आपका क्रेडिट होगा इन द पीएनएल अकाउंट, ठीक। इसके लिए फॉर्मूला भी था, इसके लिए फॉर्मूला क्या था, डिस्काउंट रिसीव्ड प्लस ओपनिंग रिबेट माइनस क्लोजिंग रिबेट, ऐसे भी कर सकते हो आप, इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव प्लस ओपनिंग रिबेट माइनस क्लोजिंग रिबेट, ये ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, बात समझ में आती है। डिस्काउंट इनकम आ गया, अच्छा एंट्रियां मांग रहा था वो आपसे, एंट्री कैसे कैसे डालोगे, एंट्री सबसे पहले तो जो ओपनिंग रिबेट थी, ओपनिंग रिबेट थी इसे कैंसिल करोगे, ओपनिंग रिबेट को कैंसिल करोगे तो क्या एंट्री डलेगी, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड डेबिट टू डिस्काउंट इनकम 30501 एक क्लोजिंग रिबेट बनाने की एंट्री, डिस्काउंट इनकम डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कितनी 38740। अब इनकम क्रेडिट करने की एंट्री, बोलो भाई क्या एंट्री डलेगी आपकी, डिस्काउंट टू पीएनएल, डिस्काउंट इनकम टू पीएनएल कितनी 137,261, ये आपकी पीएनएल में डिस्काउंट को डालने की एंट्री होगी आपकी, ठीक है जी। और क्या पूछ रहा था आपसे, और वो पूछ रहा था कि शो हाउ रेलेवेंट आइटम विल अपीयर इन द बैंक बैलेंस शीट। अच्छा बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम कहां जाएगी, देखो ये जो बिल डिस्काउंटेड है ये कहां जाता है आपका बैंक बैलेंस शीट में शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस में, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक, शेड्यूल नंबर के साथ याद होना चाहिए आपको। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ये ओपनिंग तो क्लोज ही होगी, ये जो क्लोजिंग रिबेट है ये कहां जाएगी आपकी, ये बनेगी आपकी बैंक बैलेंस शीट में शेड्यूल नंबर 5 में
अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज में जाएगी आपकी, ठीक। और डिस्काउंट रिसीव्ड कहीं नहीं जाएगा, जो डिस्काउंट की इनकम हमने निकाली है 137261 की, ये इनकम कहां जाएगी, ये आपकी पीएनएल अकाउंट में शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्न्ड में जाती है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट के नाम से, ये वो आपको मांग रहा था, ठीक। ये आपने बता दिया। तो ये 8 नंबर का, ये मेरे ख्याल से ठीक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, 8 नंबर बनते हैं इसके। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपको फुल फ्लैच दे रखा है, 12 नंबर का एक क्वेश्चन, जो आपको किसका दे रखा है, क्या मांग रहा है आपसे, अच्छा शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट मांग रहा है आपसे, शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट मांग रहा है, ठीक। तो बैलेंस शीट हम बनाते हैं और फिर शॉर्ट नोट्स है, ठीक। आओ जी, अब हम बैलेंस शीट देखते हैं। आओ जी, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको पूरी बैलेंस शीट बनानी है शेड्यूल 3 के हिसाब से, सिर्फ बैलेंस शीट ही बनानी है, पीएल उसने बना के दे रखा है। देखो क्या है क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ एच लिमिटेड हैज बीन एक्सट्रैक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ पीएनएल अकाउंट ऑन 31 क्या दे रखा है ये, मार्च होगा, 31 मार्च 2022, ठीक है। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 21-22 है, ठीक है। डेबिट बैलेंसेस, प्लांट एंड मशीनरी कहां पर आती है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर फिक्चर्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, इट कैन बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इट कैन बी करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कहां पर आता है आपका, करंट असेट्स में आता है, ओके। डेटर्स किस में आते हैं आपके, करंट असेट्स में, ट्रेड रिसीवेबल्स में, कैश एंड बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, एडवांस टू सप्लायर्स, ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा आपका, एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स आपका आता है अदर करंट असेट्स में, पेटेंट ये आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, इनटेंजिबल असेट्स में, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी अदर करंट असेट्स में, बीआर करंट असेट्स में, ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड ये आपकी लायबिलिटी बनेगी आपकी 18,000 की, अच्छा प्रपोज डिविडेंड है ये आपका, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, तो प्रपोज डिविडेंड आप अपने सरप्लस में से लेस करके फिर इसे लायबिलिटी में ट्रांसफर कर देना, ठीक। और फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डीडीटी, इसकी भी लायबिलिटी आप बना देना, अदर करंट लायबिलिटी, ठीक। क्रेडिट बैलेंस, इक्विटी शेयर्स 10 ईच 190, ये शेयर कैपिटल में, ये रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व आ गया आपका, पीएनएल अकाउंट 1/4/2021, ये ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस है सरप्लस का, 15% लोन आ गया आपका, क्रेडिटर्स आ गए, बिल्स पेबल आ गए, आउटस्टैंडिंग वेजेस आ गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर है, ये करंट ईयर का प्रॉफिट है, प्रोविजन फॉर टैक्स ये करंट ईयर का है, प्रोविजन फॉर टैक्स ये लास्ट ईयर का है, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ठीक है। यहां तक तो कोई ऐसा कोई दिक्कत है नहीं हमें। अब देखते हैं वो क्या कहता है, प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एज पर शेड्यूल 3 ऑन 31 मार्च 22 आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, एडवांस टैक्स इंक्लूड्स 15,000 फॉर 2021, ठीक है। वो कह रहे हैं ये जो एडवांस टैक्स 36,000 का आपने पे करा, इसमें से 15,000 पिछले साल का है, 15,000 क्या है, पिछले साल का है, 36,000 का जो एडवांस टैक्स है वो उसमें से 15,000 पिछले साल का है, ओके। टैक्स फॉर द ईयर 2021 इज असेस्ड एट 18,000, 2021 की असेसमेंट हो गई है करंट ईयर में, 18,000 की टैक्स लायबिलिटी बनी है, ये 18,000 की क्या बनी है, टैक्स लायबिलिटी बनी है, ठीक है जी। अब देखो ये अगर आपको याद हो तो मैंने पूरा टैक्स एडजस्टमेंट का एक टॉपिक करवा रखा है आपको क्लास में, तो यहां पर क्या है कि आपकी 2021 की पिछले साल की टैक्स लायबिलिटी कितनी हुई है, 18,000 की बनी है, और 2021 का प्रोविजन आपका कितना है, 20,700 का, तो 20,700 में से अगर आप 18,000 लेस कर दोगे तो 2700 का प्रोविजन आपको राइट बैक करना पड़ेगा। राइट बैक करने का मतलब क्या होता है कि आप प्रोविजन अपने प्रॉफिट में ये ऐड कर दोगे, ठीक। अब ये 18,000 की आपको पेमेंट करनी है, 18,000 की पेमेंट करने के लिए 18,000 की पेमेंट करने के लिए आपने 15,000 पहले ही एडवांस टैक्स पे कर रखा था, तो इस 36 में से 15,000 ये लेस हो जाएंगे, ये पिछले साल का खत्म हो गया, ठीक। और एक आपका 3,000 रुपए की टैक्स की लायबिलिटी और बन जाएगी कि भाई 18,000 की लायबिलिटी असेस हुई है, 15,000 तुमने पहले ही पे कर रखा है, यानी कि 3,000 रुपए स्टिल आपका क्या रहेगा, एक इनकम टैक्स पेबल के नाम से लायबिलिटी आ जाएगी आपकी। 5% ऑफ नेट प्रॉफिट को आप रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे, कर देना। 30% ऑफ इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कोई भी दिक्कत नहीं है। आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पूरी बैलेंस शीट बनाते हैं एज पर शेड्यूल 3। देखो इंपॉर्टेंट होती है शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट, आपको जरूर करनी चाहिए।
बैलेंस शीट ऑफ, कंपनी का नाम क्या है, बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2022 एज ऑन 31 मार्च 2022 विद नोट्स टू अकाउंट्स बनेगी, ये ध्यान रखना। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। सबसे पहला इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहली आइटम शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में क्या आता है, शेयर कैपिटल, सबके नोट्स बनाते रहना, शेयर कैपिटल। बी रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, ये आ गया आपके पास। शेयर वारंट वगैरह कुछ नहीं है क्वेश्चन में। सेकंड आइटम होती है आपकी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, क्या उसके बारे में दे रखा है, नहीं दे रखा तो छोड़ दो उसे। फिर आपकी आएगी नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में आपके पास लॉन्ग टर्म बोरिंग वगैरह है। लॉन्ग टर्म बोरिंग, यस सर, एक लॉन्ग टर्म बोरिंग है और कोई नॉन करंट लायबिलिटी हमारे पास नहीं है, तो एक ही आएगी आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता तो वो भी आ जाता। ठीक है जी। थर्ड करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में आपके पास क्या क्या आती थी आइटम्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग कुछ है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग कुछ नहीं है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन और ठीक है ट्रेड पेबल्स और अदर करंट लायबिलिटी, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपका प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा, ट्रेड पेबल्स और आपका अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटी। 4, 5, 6 ये आपकी लायबिलिटी साइड पूरी होगी। पहले फॉर्मेट बना लो, थोड़ा इजी रहता है, कंफर्टेबल रहता है उससे, और फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। सेकंड एसेट्स, एसेट्स में आपके पास क्या क्या आएगा, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में आपके पास आएगा पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई, इंटेंजिबल एसेट्स, ये हो जाएगा आपका नोट नंबर 6 तक पहुंच गए थे हम यहाँ पर, 6, 7, 8 इंटेंजिबल एसेट्स आ जाएगा। देन यू हैव नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी हैं क्वेश्चन में, 9 हो गया आपका। सेकंड करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में एक बार ना क्वेश्चन को ब्रीफ रीड करने से आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और कोई लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस तो नहीं था ना, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस नहीं है क्वेश्चन में। करंट एसेट्स में आपके पास क्या क्या आएगा, करंट मतलब इसके अंडर तो देखो हाइट जो आपकी हेडिंग है करंट एसेट, उसके अंदर आप ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे आपका ट्रेड रिसीवेबल डाल दिया आपने,
10, इन्वेंट्री डाल दी। इन्वेंट्री में तो कोई एडजस्टमेंट ऐसा थी नहीं, तो इन्वेंट्री की तो फिगर ही डाल देते हैं। इन्वेंट्री की फिगर ढूंढो। इन्वेंट्री की फिगर है 16,000, तो ये तो एज इट इज डाल देते हैं। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट नंबर 11, अदर करंट एसेट्स, नोट नंबर 12। ठीक है, वो अभी छोड़ देते हैं इसके आगे। अब नोट्स बनाते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स। सबसे पहला शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या क्या आइटम्स है चेक करो। शेयर कैपिटल में आपको क्या दे रखा है, यू हैव गिवन इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 190। कोई एडजस्टमेंट शेयर कैपिटल में नहीं है, बस इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 190, तो बस यही डाल दो। इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 190। ठीक है जी, शेयर कैपिटल का अमाउंट कंफर्म हो गया 190। ये पोस्ट कर दो ऊपर। अगेन इसमें भी आपको स्टेप वाइज मार्क्स मिलेंगे 190। ठीक, उसके बाद आपके पास आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में आप देखो रिजर्व्स क्या क्या है आपके पास। रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास रिजर्व, ये रिजर्व आ गया 30,000 का। $30,000 का आपका क्या आ गया, रिजर्व आ गया। और कुछ नहीं है। ठीक, बाकी रिजर्व में ट्रांसफर करना है वो कर देंगे अभी। रिजर्व आ गया आपके पास, एक जनरल रिजर्व टाइप लिख दो इसे। फिर इसके बाद सरप्लस, सरप्लस ओपनिंग बैलेंस। सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस कितना, ये आपका पीएनएल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस 66,000। ठीक है, ये भी हो गया। और प्रॉफिट फॉर द ईयर 58,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर 58,000। कितना हो गया, 000 124, 66 और 58 124। ठीक है, और क्या कह रहा था वो, ये भी ले लिया हमने। ट्रांसफर 5% ऑफ नेट प्रॉफिट टू रिजर्व, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट टू रिजर्व में डाल दो, यानी कि ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर 5% ऑफ नेट प्रॉफिट टू रिजर्व। लो भी रिजर्व में डाल दो 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट करंट ईयर का 58,000 का 5% कह रहा है वो, नेट प्रॉफिट यानी कि 58,000 का। $2,900। ठीक है, इसमें लोगे आप ट्रांसफर 2,900। ठीक है, ये ले लिया आपने। लेस जो आपका प्रपोज डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड है वो ले लो आप
प्रपोज डिविडेंड कितना 18,000 का प्रपोज डिविडेंड और इसका डीडीटी 2700 और ये दोनों आपकी करंट लायबिलिटी में भी जाएगा, अदर करंट लायबिलिटी में। ये डिविडेंड पेबल के नाम की लायबिलिटी बनेगी ना, प्रपोज डिविडेंड 18,000 लेस डीडीटी 2700। इसमें देखो ये एज्यूम किया हमने कि प्रपोज डिविडेंड जो था वो शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया। आप नोट लिखना चाहो लिख दो कि जो प्रपोज डिविडेंड है वो शेयर होल्डर ने डिक्लेयर कर दिया, तभी आपकी लायबिलिटी बनी है। देखो ऐसा मैं इसलिए एज्यूम कर रहा हूं क्योंकि डीडीटी दे रखा है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तभी होगा ना जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा, तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो प्रपोज डिविडेंड है दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर। आप लिखना चाहो लिख लो कि एज्यूम कर लिया डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर। जब डिक्लेयर होता है तभी वो लायबिलिटी बनती है, अदरवाइज वो कोई लायबिलिटी नहीं होती है। तो मैं इसमें एज्यूम कर रहा हूं, एज्यूम कर लिया हमने। ओके देखते हैं आगे, देखते हैं और कुछ। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अभी इसको छोड़ दो, ये आधा अधूरा काम है, ठीक। रिजर्व एंड सरप्लस अभी इनकम्प्लीट है, छोड़ो। थर्ड आइटम पे आओ। थर्ड नोट पे किसका था, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या आता है, कोई डिबेंचर्स वगैरह हैं, कोई लोन वगैरह वो आ जाएगा, कोई डिबेंचर्स या लोन वगैरह। लॉन्ग टर्म बोरिंग में आपका 15% लोन है 60,000 का, और कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं है। 15% लोन, हालांकि टर्म लोन करके दिखा सकते हो आप। 15% लोन 60,000 का। थोड़ा मेरी स्क्रीन बहुत हैंग हो रही है। $60,000, ठीक। तो ये आपका 60,000 की फिगर यहां पर आ जाएगी, ठीक। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, फोर्थ। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या क्या दे रखा है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दो आइटम है आपके पास, एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का और एक प्रोविजन फॉर टैक्स पिछले साल का। देखो करंट ईयर की तो अभी असेसमेंट ही नहीं हुई, तो वो तो एज इट इज रहेगा। पिछले साल की असेसमेंट हो गई तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, तो लिखोगे आप प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, क्योंकि असेसमेंट बाद में होती है, उसी के बाद वो लायबिलिटी बनती है। 21-22 25,000, ये तो अभी छेड़ना ही नहीं हमें। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स 20-21 का कितना है आपका 20,700, ये था फिगर। इसको मैंने इनर कॉलम में लिख दिया आपका। आगे बढ़ते हैं, अब इसको छेड़ते नहीं है पॉइंट को। फिफ्थ, देन यू हैव ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पे थोड़ा सा आपको ना, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन जरूर होता है, लेकिन 12 नंबर दिलवाएगा फिर आपको। ट्रेड पेबल में आपके पास क्रेडिटर्स है 46, बिल पेबल है 16,000। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स 46 और बिल्स पेबल 16,000। टोटल कितना हो गया आपका 62,000। यहां पर लिख दो फिगर 62,000, ये आपका ट्रेड पेबल 62,000। ओके सर, ठीक है। आगे देखो अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी में क्या है आपके पास, अदर करंट लायबिलिटी में एक तो आउटस्टैंडिंग वेजेस आ जाएगी यहां पर 6,000 की, आउटस्टैंडिंग वेजेस 6,000। और कुछ अदर करंट लायबिलिटी में, यस सर, एक तो डिविडेंड आएगा, डिविडेंड डिक्लेयर ले लिया था हमने उसे, डिविडेंड डिक्लेयर्ड 18,000 और डीडीटी 2700। हालांकि डीडीटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, लेकिन स्टिल वो पुराने तरीके से चले जा रहा है, हम उसका कुछ नहीं करेंगे।
और देख लो कोई अदर करंट लायबिलिटी और तो नहीं है इसके अलावा। यस सर, अभी वो टैक्स वाली आ सकते हैं तो अभी इसको भी हम पूरा फाइनलाइज नहीं करेंगे, छोड़ देंगे इसको भी। ठीक है, तो इसको भी छोड़ दिया हमने। अब आते हैं नोट नंबर 7, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नोट नंबर 7 पीपीई। पीपीई में देखो कुछ है, पीपीई में आपके पास यस 160 की प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 160, फर्नीचर एंड फिक्चर 34, फर्नीचर एंड फिक्सचर 34, और बस फिक्स एसेट्स में तो यही है, पीपीई में यही है आपके पास। तो इसका टोटल डालोगे तो इसमें ऐसा कोई डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा, नहीं तो वो एडजस्ट कर देते हम। 194 194। इंटेंजिबल एसेट्स नोट नंबर 8, इंटेंजिबल एसेट्स। इसमें आपके पास क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स में आपके पास आइटम है इंटेंजिबल एसेट्स में पेटेंट, 30,000 के पेटेंट, पेटेंट 30,000। ठीक है, तो पेटेंट डाल दो। कहाँ गया इंटेंजिबल एसेट्स, ये 30,000 के पेटेंट। उसके बाद पेटेंट के बाद आपके पास क्या है, अच्छा इंटेंजिबल एसेट्स के बाद यू हैव नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नोट नंबर 9, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में क्या कह रहा था कि जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स है उसका, इन्वेस्टमेंट्स का 70%, ये जो इन्वेस्टमेंट्स है इसका 70% हमारी नॉन करंट है, 30% करंट है। तो 60,000 का 70% यानी 42,000 हमारी नॉन करंट है। अच्छा इसमें एक आइटम और लिख देना, ई करंट इन्वेस्टमेंट, हालांकि ये नीचे चली गई, ये ऊपर आनी चाहिए थी। ठीक है, नोट नंबर 13 18,000। ठीक है, 9 हो गया 10। नोट नंबर 10, नोट नंबर 10 किसका, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में दो आइटम आती है हमारी, डेटर्स और बीआर। तो चेक करो डेटर्स कितने, डेटर्स है 80, बीआर है 15, डेटर्स 80 बीआर 15। बीआर 15, टोटल हो गया 95,000। ठीक है, 95,000 के हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नोट नंबर 11 सीसीई। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें हमारे पास आएगा कैश एंड बैंक 36। देखो बहुत डिटेल में चल रहा है काम, हालांकि ये आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कमिट किया था कि मैं आपको पूरा कराऊंगा, तो हम पूरा करेंगे 36,000। अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट नोट नंबर 12। अदर करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा,
एक और आइटम है आपके, अच्छा अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंस डालो 6000, अदर करंट एसेट्स प्रीपेड एक्सपेंस 6000, और साथ 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 क्या था आपका, एडवांस टैक्स 36,000, इनर कॉलम में लिखना क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है अभी, एडवांस टैक्स 36,000। अब क्या रह गया, एक हमारा रह गया एडवांस टू सप्लायर, ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा, एडवांस टू सप्लायर। अच्छा नोट नंबर 13 तो आपका करंट इन्वेस्टमेंट था जो कि आपकी 60,000 की 30% थी, तो ये 18,000 ये हम डाल चुके। नोट नंबर 14 शॉर्ट, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो आप कर लेना उसे एडजस्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एडवांस टू सप्लायर्स, एडवांस टू सप्लायर्स कितना था आपका 24,000, तो ये डाल दो 24,000, ठीक। ऊपर आप एक आइटम ऐड कर देना, नोट नंबर 14 एडवांस टू सप्लायर, सॉरी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, $24,000, ठीक है जी। ये हमारा काम हो गया, मैंने सारी आइटम विदाउट एडजस्टमेंट सारी डाल दी। अब एडजस्टमेंट क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। देखो एडजस्टमेंट में ये वो दोनों एडजस्टमेंट तो हमारी पूरी हो गई, रिजर्व में भी ट्रांसफर कर दिया और इन्वेस्टमेंट वाला काम भी कर दिया। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि 20-21 की लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी 18,000 पे असेस हुई है, 20-21 की टैक्स लाइबिलिटी 18,000 पे असेस हुई है। दैट मीन्स 20-21 की अगर टैक्स लाइबिलिटी 18,000 पे असेस हुई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो 20-21 का प्रोविजन है इसमें से हम ट्रांसफर कर देंगे एक लाइबिलिटी, इनकम टैक्स पेबल, कितना 18,000 रुपए, ठीक। ये कितना बच गया हमारे पास 2700, और इस प्रोविजन को हम क्या करेंगे, प्रोविजन टू बी, या इसको ऐसे दिखाओ 2700 और इसे माइनस कर दो, प्रोविजन टू बी रिटर्न बैक 2700, तो ये फिगर आपकी नील हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये प्रोविजन की आपकी फिगर 25 ही बचेगी। मतलब क्या हुआ भाई, 20,700 का आपका लास्ट ईयर का प्रोविजन था, उसकी असेसमेंट होगी और 18,000 की लाइबिलिटी निकली। अब ये 18,000 की जो लाइबिलिटी निकली है, ये 18,000 की जो लाइबिलिटी निकली है, इसको आप क्या बोलोगे, इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेबल 18,000 रुपए, यहां पर एक लाइबिलिटी बन गई आपकी, ठीक है। ये हमने यहां पर डाल दिया, ट्रांसफर कर दिया। प्रोविजन राइट बैक कर दोगे 2700 का, प्रोविजन राइट बैक करने का इफेक्ट क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रोविजन रिटर्न बैक 2700, ये प्रोविजन आपने राइट ऑफ कर दिया 2700 का, ठीक है। यहां तक पॉइंट समझ में आया। अब वो क्या कहता है कि जो हमारा एडवांस टैक्स है उसमें से 15,000 रुपए पिछले साल का था, कि ये जो हमारा एडवांस टैक्स आ रहा है, ये जो हमारा एडवांस टैक्स आ रहा है, इसमें से 15,000 रुपए के पिछले साल का था, लेस इनकम टैक्स पेबल 15,000, क्योंकि ये 15,000 रुपए पिछले साल का था तो उसकी लाइबिलिटी से एडजस्ट हो जाएगा। तो 36 माइनस 15, 21,000 का आपका करंट ईयर का एडवांस टैक्स बचा, करंट ईयर का एडवांस टैक्स बचा, ठीक। अब ये जो आपकी लाइबिलिटी निकल के आई थी इनकम टैक्स पेबल, इसमें से आप पिछले साल का एडवांस टैक्स एडजस्ट कर दोगे, एडवांस टैक्स 15,000 रुपए, तो स्टिल आपका इनकम टैक्स पेबल की लाइबिलिटी कितनी बची, 3,000 रुपए, 3,000 रुपए की। ये आपका पॉइंट खत्म हो गया, पॉइंट आपका खत्म हो गया, बस अब इसको टोटल लगा लो। अदर करंट लाइबिलिटी
कितना आएगा आपका 6000 प्लस 18000 प्लस 2700 प्लस 3000, ये आता है 29700। तो अदर करंट लायबिलिटी 29700। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस का हमारा काम पूरा हो गया था। ये हो गया था आपका 32900 तो जनरल रिजर्व, और ये सरप्लस का बैलेंस कितना आता है ये आप निकाल लो एक बार। 124 माइनस 2900 ट्रांसफर किया, 18000 का डिविडेंड, 2700 का डीडीटी प्लस प्रोविजन रिटर्न बैक 2700, 103,100, 103,100 उसको टोटल करोगे प्लस 32,900, 136 के रिजर्व एंड सरप्लस 136। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन ले जाओ। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कितना है, नोट नंबर 4, ये भी हमारे खत्म हो गए थे। ठीक, 25,000 ये फिगर निकाल ली थी हमने। शॉर्ट टर्म प्रोविजन सिर्फ करंट ईयर का प्रोविजन 25,000। बैलेंस शीट टोटल 190 प्लस 136 प्लस 60 प्लस 25 प्लस 62 प्लस 29,700, 502,700, 502,700। ठीक है जी। नोट नंबर 12 में आपका अदर करंट एसेट्स, नोट नंबर 12 अदर करंट एसेट्स, इसमें आपके पास क्या बचा, ये बचा आपका 6,000 का प्रीपेड एक्सपेंस और 27,000 बचा, 27,000। उसको टोटल कर लो। अगर कोई डिफरेंस आता है तो एक बार आप घर पे चेक कर लेना, वैसे आना नहीं चाहिए। अगर कोई डिफरेंस आएगा तो फिर कुछ ना कुछ हम देखेंगे, कुछ हो गया होगा एरर, देख लेंगे इसे। 194 प्लस 30 प्लस 42 प्लस 95 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 27 प्लस 18 प्लस 24, 482 आ रहा है। 20,700 का कोई फर्क आ रहा है, 482। ये पता क्यों फर्क आ रहा है? मुझे लगता है ये इसलिए फर्क आ रहा है कि इसने ये एज्यूम करा है कि ये जो प्रपोज डिविडेंड और डीडीटी है, ये जो प्रपोज डिविडेंड और डीडीटी है, ये दोनों, ये ऑलरेडी इसमें से ऑलरेडी एडजस्टेड है, क्योंकि ये ट्रायल में दे रखा है। इसका मतलब इसने ये एडजस्ट कर रखा है ऑलरेडी। इसका मतलब इसने ये प्रपोज डिविडेंड और डीडीटी को ऑलरेडी एडजस्ट कर रखा है। तो एक बार इसको हटा के देख लेना, इन दो फिगर को हटा के देख लेना, फिर आपका आंसर मैच कर जाएगा। जहां तक मुझे लगता है वो यही पॉइंट होगा, तो आप इसको एक बार देख लेना। ठीक, तो मेरी तरफ से ये वाला पूरा हो गया है काम। ठीक, बाकी आप देख लेना, उसमें ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। अब शॉर्ट नोट्स में अगर हम आए तो शॉर्ट नोट्स में क्या है, शॉर्ट नोट्स में शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट ये आपका बैलेंस शीट में सेकंड आइटम होती है। आफ्टर शेयर होल्डर फंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट होती है। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी ने शेयर एप्लीकेशन मनी कलेक्ट तो कर ली है, लेकिन अभी शेयर होल्डर को शेयर्स अलॉट ही नहीं करे। तो ये कंपनी की बहुत बड़ी लायबिलिटी होती है कि कंपनी ने एप्लीकेशन मनी शेयर होल्डर से कलेक्ट कर लिया, पैसा मंगा लिया, लेकिन अभी शेयर की अलॉटमेंट ही नहीं करी है, लोगों का पैसा लेकर रख लिया, पब्लिक का पैसा लेकर रख लिया। तो फ्रंट ऑफ द बैलेंस शीट में ऐसी लायबिलिटी को दिखाया जाता है। मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको कहां पर ये मिलेगा इसके बारे में, साथ साथ मैं ना आपको थ्योरी में बता भी देता हूं कोई भी चीज आपको कहां ढूंढनी है। फाइंड का ऑप्शन कहां आएगा, एक मिनट।
शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसके बारे में जरूर कहीं ना कहीं आपको पॉइंट मिल जाएगा। ये देखो ये दे रखा है आपको शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तो आप इसको यहां पर पढ़ सकते हो, आप इसको यहां पर देख सकते हो। ये दे रखा है आपको शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, आप इसको यहां पर पढ़ सकते हो। ठीक, ये कहां पर मिलेगा आपको? पेज नंबर 131 पे, पेज नंबर 131 पे आपको मिल जाएगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के बारे में। तो इसको आप यहां से पढ़ लेना किस तरीके से दिखाते हैं और ये होता क्या है आपका। टू बी शोन एज सेपरेट लाइन आइटम इन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है जी, ओके। उसके बाद अगला आता है राइट इशू ऑफ शेयर्स। राइट इशू ऑफ शेयर्स के बारे में एक आपका टॉपिक है पूरा और उसके प्रोविजंस दे रखे हैं। राइट इशू, ये दे रखा है राइट इशू, तो इसके बारे में आप यहां पर पढ़ सकते हो। थ्योरी पूछे ना तो थ्योरी में बस आप एक काम कर सकते हो, इतना लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो। ये वैल्यूएशन ऑफ राइट वाला नहीं पूछा इसने, सिर्फ राइट इशू पूछा है, तो आप इतना लिख सकते हो, ये आप बता सकते हो राइट इशू में एज अ शॉर्ट नोट। ठीक, पेज नंबर मिलेगा आपको 24 पे, पेज नंबर 24 पे आपको मिल जाएगा। ठीक, राइट इशू का मतलब क्या होता है? राइट इशू का मतलब होता है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सस्ते शेयर ऑफर कर रही है एज कंपेयर टू इट्स मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से सस्ते शेयर ऑफर करना उसे हम बोलते हैं राइट इशू ऑफ शेयर्स। ओके, उसके बाद आपको क्या दे रखा है? ज्योग्राफिकल सेगमेंट एज पर एएस 17। लो भाई एएस 17 ज्योग्राफिकल सेगमेंट होती है, दो सेगमेंट होती है, एक होती है बिजनेस सेगमेंट और एक होती है ज्योग्राफिकल सेगमेंट। ठीक, तो ज्योग्राफिकल सेगमेंट आपको बोली है उसने, ये आपका ज्योग्राफिकल एएस 17। हाँ, इसमें आपको रिपोर्टेबल सेगमेंट का क्राइटेरिया भी याद होना चाहिए, ये रही ज्योग्राफिकल सेगमेंट, ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लेना अच्छे से। क्लास में तो मैंने हर चीज लिखवा रखी है, ठीक, तो आपको वहां पर मिल जाएंगी। बाकी आप खुद से पढ़ रहे हो, सेल्फ कर रहे हो, तो स्टडी मैट में सब कुछ मिलता है। पेज नंबर 327 पे मिलेगा आपको ज्योग्राफिकल सेगमेंट। ठीक है, देन आता है मेन फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। इलेक्ट्रिसिटी, तो बैंकिंग दे रखा आपको, ये रहा मेन फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। ये सब आपके नो प्रोविजंस है, नो फीचर्स हैं, इन फीचर्स को आप देख सकते हो, पेज नंबर 237 में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये थ्योरी है, देखो ये आप खुद से पढ़ लेना, मैं इस पर टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा, तो ये आप पढ़ लेना। ठीक, तो ये आपका कंपनी अकाउंट्स का पोर्शन हो गया। ठीक, ये आपका सेट नंबर 1 कंपनी अकाउंट्स का पोर्शन हो गया। ठीक है, ओके। अब हम करते हैं ऑडिटिंग का प्रोविजन। ठीक, सेक्शन बी ऑडिट, ऑडिट को देखते हैं। आओ जी, देखिए भाई ऑडिट का प्रोविजंस, इसमें भी सेम चीज है आपका कि भाई आपका 14 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन है, जिसमें आपके 6 नंबर के तो एमसीक्यू हो गए, 5 नंबर के आपका, अच्छा इसमें कुछ चेंज है, 16 नंबर का हो गया आपका कंपलसरी, 16 नंबर का हो गया कंपलसरी आपका, 16 मार्क्स का कंपलसरी हो गया, जिसमें आपके 6 नंबर के एमसीक्यूज हो गए, 5 नंबर की, ये गलत दे रखा है यार, यहां कंफ्यूज कर देता है इंस्टीट्यूट, ये 5 नहीं है 4 है। ठीक, तो ये 4 है, ये भी 4 है। ठीक, तो वही आपका 14 मार्क्स का है। ठीक, उसके बाद आपको 12 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, 3 क्वेश्चन करने हैं आपको 12-12 नंबर के, हर एक क्वेश्चन 7 या 5 की बाइफर्केशन है, कोई 10 नंबर का भी क्वेश्चन आया हुआ है, देखो 7-5 के हैं, 8-8 नंबर में भी क्वेश्चन है, ठीक, 10 नंबर में भी है, 2-2 नंबर में भी है,
और फिर शॉर्ट नोट्स है, ठीक। इसमें मैं आपको ऑडिट में रिकमेंड करूंगा आपको शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना। इसमें ना आपको इंटरनल चॉइस मिलती है और बहुत सिंपल सिंपल से शॉर्ट नोट्स होते हैं, बहुत जनरल शॉर्ट नोट्स होते हैं, तो ये शॉर्ट नोट जरूर करना। उसके बाद आप इनमें से कोई भी उठा लेना। इसमें चेक करना कि जो आपका कंपनी ऑडिट रिलेटेड प्रोविजंस है, जिसमें आपका कंपनी ऑडिट हो या कॉस्ट ऑडिट हो, वो वाला क्वेश्चन पहले उठा लेना। उसके अलावा फिर आप देख लेना जो भी आपको कंफर्टेबल लगता हो, जो आपको इजी लगता हो वो उठा लेना, ठीक। जैसे ये दो क्वेश्चन कंपनी ऑडिट के, ऑडिट कमेटी वाला, ये अपना सर्टेन सर्विसेज नॉट टू बी रेंडर्ड सेक्शन 144 वाला, नॉट टू बी रेंडर्ड वाली सर्विसेज आ गया, नॉन ऑडिट सर्विसेज के ऊपर आ गया, ये जरूर कर लेना क्वेश्चन। फिर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ कॉस्ट ऑडिटर, ये जरूर कर लेना। सेक्शन 148 में आपका कॉस्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है, 148 आपका कॉस्ट ऑडिट के ऊपर है, तो उसको देख लेना आप। और फीचर्स ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको आप देख लेना, 2 नंबर में ही क्वेश्चन आया है, ठीक। तो वही मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप देखो ऑडिट में आप बहुत सिलेक्टिव भी हो सकते हो, बेसिक्स तो आपको एमसीक्यू वगैरह तो आपको थोड़ा सा करने पड़ेंगे, ठीक। उसके बाद अगर आप अपना पहला चैप्टर बेसिक्स ऑफ ऑडिट उसको पढ़ लो, उसके बाद आपका कंपनी ऑडिट, कंपनी ऑडिट अगर आप पढ़ लो अच्छे से, कॉस्ट ऑडिट वगैरह, कंपनी ऑडिट वगैरह अच्छे से कवर कर लो, और उसके बाद आपका जो एंड में चैप्टर दे रखा है ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, उनको भी अगर आप अच्छे से कवर कर लोगे तो आपका ऑडिट में तो बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, ठीक। आओ अब मैं आपको इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर देता हूं, इसमें आपको क्या क्या चीजें दे रखी है। आइए जी अब ऑडिट का देखते हैं, ऑडिट के प्रोविजंस, ऑडिट का अपना क्वेश्चंस। एमसीक्यू में सबसे पहले डैश सिस्टम ऑडिट is most comprehensive type of audit which examines suitability and effectiveness of the system as a whole, ठीक। कौन सा सिस्टम ऑडिट होता है? आंसर इज क्वालिटी सिस्टम ऑडिट। तो ढूंढो क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, ऑप्शन नंबर बी क्वालिटी सिस्टम ऑडिट होता है, जहां पर हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि भाई जो हमारा सिस्टम बना हुआ है, जो हमारा अपना ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसकी सूटेबिलिटी और उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं अंडर क्वालिटी सिस्टम ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट इज कवर्ड अंडर, कौन से सेक्शन में होती है कॉस्ट ऑडिट की बात? सेक्शन 148, ठीक। सेक्शन 204 सेक्रेटेरियल ऑडिट का होता है, सेक्शन 144 ये नॉन ऑडिट सर्विस का सेक्शन है, और 177 ये आपका ऑडिट कमिटी का सेक्शन है, ठीक। कॉस्ट ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इन CRA 4, CRA 4 हमारा जो फॉर्म होता है उसमें कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जाती है। सेक्रेटेरियल ऑडिट is applicable to public sector company having a turnover of, टर्नओवर की लिमिट क्या है? टर्नओवर की लिमिट है 250 करोड़ और मोर, और पेड अप कैपिटल की लिमिट कितनी है? 50 करोड़ और मोर। तो हर एक पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर जिसकी टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनके ऊपर अपना सेक्रेटेरियल ऑडिट लगेगा। तो ये आपका आएगा, टर्नओवर की पूछी है उसने 250 करोड़ और मोर। ऑडिट ऑफ डिबेंचर इज कवर्ड अंडर, डिबेंचर का ऑडिट सेक्शन 71 में कवर्ड है। सेक्शन 71 वो आपके डिबेंचर्स की बात करता है। देखो सेक्शंस आपको फॉर्म्स ये सब याद होने चाहिए, इसके ऊपर ही एमसीक्यू ज्यादातर बना जाते हैं। द डैश इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड रिसोर्सेज नीडेड एंड सेलेक्ट स्टाफ मेंबर टू accompany the auditors. Dash is also expected to provide resource needed and select staff member to accompany the audit. भाई कौन है जो ऑडिटर को रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा? अपने स्टाफ मेंबर को बोलेगा कि भाई ऑडिटर को कोऑपरेट करो, उसको accompany करो while doing the audit। क्या उसमें क्लाइंट आएगा? आंसर इज यस। तो क्लाइंट इज expected to provide the resource needed and select staff member to accompany the auditors, ठीक। क्लाइंट भी बोल सकते हो, ऑडिटी भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक। दोनों ही मेरे ख्याल से ठीक होंगे, इसमें ऑडिटी वर्ड पता नहीं क्यों दे रखा है, दोनों आ जाएंगे। मैच द फॉलोइंग, द अथॉरिटी फॉर गवर्नमेंट ऑडिट, अथॉरिटी फॉर गवर्नमेंट ऑडिट आएगा इनमें से, देखो आप, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, ठीक। तो ये क्या होता है हमारा? अथॉरिटी फॉर गवर्नमेंट ऑडिट। GRA 7 चालान, ये यूज होता है टू पे द एक्साइज ड्यूटी, दूसरा नंबर। SA 320 ये आपका स्टैंडर्ड होता है मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, ये आपका ये वाला आ जाएगा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। SA 320 आपका थर्ड नंबर आ गया। ट्रू एंड फेयर ऑडिट रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक। स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स बताने आपको। एक्सटर्नल ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, आंसर इज ट्रू। जो भी हमारे एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं, जिसको आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स बोलते हो, उनको कौन अपॉइंट करता है? उनको कंपनी के शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं।
द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑडिटिंग, ये फॉल्स है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट होता है आपका मटेरियलिटी। अकाउंटिंग कर रहे हो या ऑडिट कर रहे हो, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपका क्या रहता है, मटेरियलिटी रहता है, ठीक। द ऑडिट रिपोर्ट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ऑडिटिंग, दिस इज ट्रू। जो ऑडिट रिपोर्ट होता है वो एंड प्रोडक्ट ऑफ द ऑडिटिंग होता है। ऑडिटिंग की एंड कहां पर होती है, ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक। एंड एज पर ICAI, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट, ऑडिटर नीड टू रिटेन द वर्किंग पेपर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, नो 8 years, 8 साल तक ऑडिटर को जो वर्किंग पेपर्स हैं वो संभाल कर रखने पड़ते हैं। हाँ जी, ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक। ये आपके कंपलसरी क्वेश्चन हो गया। पूरा अच्छे से अगर आपने पढ़ रखा है, ठीक ठाक से भी तरीके से ऑडिट पढ़ रखा है, मेरी क्लासेस ले रखी है, क्योंकि मैं सारा ही स्टडी मैट से पढ़ाता हूं। अगर आपने उसको गो थ्रू कर रखा है, आराम से कर जाओगे ये 14 नंबर। उसके बाद आगे का देखते हैं, ठीक। आगे का मैं आपको बोलता हूँ, कंपनी ऑडिट वगैरह को पहले उठा लो, शॉर्ट नोट्स को पहले उठा लो, ठीक। बट हम तो स्टार्टिंग से ही करेंगे। एन्यूमरेट एनी 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। 7 नंबर में आया है 5 एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। देखो इसको मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूं, एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये मिल गया आपका। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल ये मिलेगा आपको पेज नंबर 395 पे मिल जाएगा आपको, ठीक। क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल है। An effective system of internal control should have following basic elements। देखो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल होता है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा सिस्टम जिससे कि फ्रॉड्स और एरर्स को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक। फ्रॉड्स और एरर्स को प्रिवेंट करने के लिए या रोकने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है जिसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक। अगर इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाना है तो ये 5 एलिमेंट्स उसमें होने जरूरी है। फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का और अदर ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स। फाइनेंशियल प्लान भी होना चाहिए और हर चीज का एक प्लान बना होना चाहिए कि भी किस तरीके से काम होता है, पॉलिसी होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट पर्सोनल, जो स्टाफ होता है, जो स्टाफ रखा है ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस भी डिपार्टमेंट का स्टाफ है वो उस डिपार्टमेंट का कॉम्पिटेंट बंदा होना चाहिए। भाई ऐसा नहीं कि फाइनेंस के बंदे को तुमने HR में डाल दिया, नो। HR का बंदा HR में होना चाहिए, फाइनेंस का बंदा आपका फाइनेंस में होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पर्सोनल होना चाहिए। डिवीजन ऑफ वर्क, एक प्रॉपर टीम होनी चाहिए ताकि काम डिवाइडेड हो सके। भाई एक आपका जैसे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंदर एक आपका एक हेड होना चाहिए, हेड के अंदर उसके सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए ताकि डिवीजन ऑफ वर्क प्रॉपर हो सके। और फिर हेड जाकर मैनेजर्स को रिपोर्टिंग कर रहा है, मैनेजर जाकर GM को रिपोर्टिंग कर रहा है, ठीक। तो एक काम का एक तरीके क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम रिकॉर्ड कीपिंग, पर रिकॉर्ड कीपिंग जो कर रहा है और उसके अलावा जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है वो डिफरेंट होना चाहिए। भाई एक बंदा तो रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, मान लो एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ये आपका हेड हो गया और इसने सबऑर्डिनेट्स रख रखे हैं। तो सबऑर्डिनेट का काम क्या है, सबऑर्डिनेट का काम है एंट्रीज डालना, लेकिन एंट्री को वेरीफाई करना हेड का काम है। तो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हेड की है, ठीक। रिकॉर्ड कीपिंग इसकी है। ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जो एंट्री डाल रहा है उसी के ऊपर ही तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, नहीं, वो निकल के आ रहा है किससे, डिवीजन ऑफ वर्क से। सेपरेशन ऑफ कस्टडी ऑफ एसेट्स फ्रॉम द अकाउंटिंग, भाई अकाउंटिंग जो बंदा कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एसेट्स की सेफगार्डिंग नहीं होना चाहिए, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स एक डिफरेंट पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। ऑथराइजेशन, एक प्रॉपर ऑथराइजेशन होनी चाहिए। कोई भी काम करो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटी हो रही है, उसकी एक ऑथराइजेशन होनी चाहिए। मान लो कोई एसेट परचेज करना है तो उसका एक चैनल होना चाहिए, ऑथराइजेशन चैनल होना चाहिए कि भाई कहां से अप्रूवल आएगा, फंड की डिसबर्समेंट हो रही है तो कौन इसको अप्रूव करके देगा। तो सारी चीजें एक प्रॉपर ऑथराइजेशन होनी चाहिए। देन मैनेजरियल सुपरविजन एंड रिव्यू, कि टाइमली मैनेजर क्या करता रहे, चीजों को सुपरवाइज करता रहे और एक रिव्यू लेता रहे कि भाई जो भी काम हो रहा है उसमें कहीं एरर्स और फ्रॉड्स तो नहीं है। तो इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में ये एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट होने जरूरी है, ठीक। देन लिस्ट आउट द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, ठीक। आओ जी, इन्वेस्टिगेशन डालता हूं, आपका एक पूरा टेबल दे रखी है, डिफरेंस में पढ़ना है आपको। ये रहा आपका ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, ये मिलेगा आपको पेज नंबर 354 पे, ठीक। ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या फर्क है, देखो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है। ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द एविडेंस अंडरलाइंग द अकाउंटिंग और अदर डेटा।
in accordance with the generally accepted auditing practices and ascertain true and fair view of the financial statement of an enterprise। भाई ऑडिट क्या होता है? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है जहां पर हम क्या करते हैं, एंटिटी के फाइनेंशियल डेटा को, अदर डेटा को एग्जामिन करते हैं। ऑडिटर क्या करता है, उसको एग्जामिन करता है एज पर हिज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लगाकर, और उसके ऊपर वो अपना क्या देता है, ओपिनियन देता है, ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देता है। ठीक है जी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन डिटेल्ड वेरिफिकेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन आइटम बाय आइटम कराई जाती है, किसी भी फैक्ट के ऊपर होती है। भाई जैसे फिक्स एसेट्स की इन्वेस्टिगेशन करनी है, मान लो फिक्स एसेट में चोरी हो गई, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टीम बुलाई गई है, या फिक्स एसेट में गड़बड़ी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टीम बुलाई गई है, तो वो टीम क्या करेगी, वो फिक्स एसेट्स को बारीकी से जाकर चेक करेगी, देखेगी कि भाई कब परचेज हुए थे, कब सेल हुए, क्या इसका यूज है, मतलब डिटेल में कहते हैं ना, बारीकी से चेक करने, जैसे सीआईडी काम करता था, सीआईडी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। ठीक। और ऑडिट होता है, ऑडिट होता है ओवरऑल एग्जामिनेशन, जहां पर फिक्स एसेट्स भी है, इन्वेंट्री भी है, डेटर्स भी है, कैश एंड बैंक भी है, सब एरिया को, पूरे एसेट्स को एज अ जनरल कवर किया जाएगा। ठीक। तो ऑडिट एक ब्रॉडर टर्म है, इन्वेस्टिगेशन एक स्पेसिफिक टर्म है। तो इस डिफरेंस को आप जरूर अच्छे से पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। ठीक। तो ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन 5 नंबर में पूछा गया, तो 5-6 पॉइंट्स तो आपको याद होने चाहिए इसके। देन डिस्कस द पावर्स ऑफ ऑडिट कमिटी, सेक्शन 177। सेक्शन 177 में पावर्स ऑफ ऑडिट कमिटी बताई गई है। कंट्रोल F 177 डालता हूं, ये रहा ऑडिट कमिटी, इसकी पावर्स के बारे में बात करी गई है। ये रही इसकी पावर्स, ये मिलेगी आपको पेज नंबर 428 पे, पावर्स ऑफ ऑडिट कमिटी। ठीक। भाई ऑडिट कमिटी की क्या क्या पावर्स है, क्या क्या काम कर सकती है ऑडिट कमिटी? ऑडिट कमिटी हैज द पावर टू कॉल फॉर द कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट इंक्लूडिंग इट्स ऑब्जर्वेशन। भाई ऑडिट कमिटी ऑडिटर से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर कमेंट्स मांग सकती है, उसकी ऑब्जर्वेशंस वगैरह को मांग सकती है, उसका स्कोप डिसाइड कर सकती है। बिफोर सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट टू द बोर्ड, द ऑडिट कमिटी हैव पावर टू रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई हाँ, कि भाई जो एनुअल रिपोर्ट है, बोर्ड तक एनुअल रिपोर्ट जाने से पहले ऑडिट कमिटी उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कर सकती है, रिव्यू कर सकती है। पावर टू डिस्कस एनी इशू विद द स्टैट्यूटरी एंड इंटरनल ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इन रिलेशन टू मैटर कंटेन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट कमेटी के पास पावर है कि वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर के साथ या इंटरनल ऑडिटर के साथ या मैनेजमेंट के साथ किसी भी आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कशन कर सकती है। पावर टू इन्वेस्टिगेट इनटू एनी मैटर अंडर द परव्यू ऑफ द ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी अपने पावर के अंदर अंदर किसी भी मैटर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी कर सकती है। Auditors of the company and KMPs shall have right to be heard into the meeting. उनकी सुनवाई होगी। Composition of audit committee to be disclosed in the board's report। हालांकि यही आएगा मेरे ख्याल से, ये 4 पॉइंट्स होने चाहिए, 4 ये। Composition of audit committee disclosed in the board. In case of recommendation of the audit committee is not accepted by the board, board shall disclose in the board. ये कुछ हिल गया मेरे ख्याल से, ये 4-5 पॉइंट ही आपको याद रखने हैं, बाकी तो ये कुछ अलग से कुछ दे रखे हैं, इसको छोड़ दो आप। Certain services not to be rendered by the auditor of a company, non audit services, मतलब एक ऑडिटर जो है, एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, वो कंपनी को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता अपार्ट फ्रॉम ऑडिटिंग। 144 लगता है इसके ऊपर, कंट्रोल F, सेक्शन 144, ये रहा। ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, जैसे अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। अगर कोई पर्सन ऑडिटर है किसी कंपनी का, तो वो उस कंपनी की अकाउंटिंग और बुक कीपिंग नहीं कर सकता, उस कंपनी का इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता, उस कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिजाइन नहीं कर सकता, उसको एक्चुरियल सर्विसेज रेंडर नहीं कर सकता, उसको इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस नहीं दे सकता, उसको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस नहीं दे सकता, उसको रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस भी नहीं दे सकता, मैनेजमेंट सर्विस भी नहीं दे सकता, और कोई सर्विस एज में भी प्रिस्क्राइब। तो ये सब नॉन ऑडिट सर्विसेज है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अच्छा, इसमें एक पॉइंट होता है कि डायरेक्टली भी नहीं दे सकते, इनडायरेक्टली भी नहीं दे सकते। इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है, मान लो मैं एक कंपनी का ऑडिटर हूं, मैंने एक अपनी क्या करी, एक एंटिटी फॉर्म करी जिसमें मैं पार्टनर हूं, एक कंपनी बनाई जिसमें मैं डायरेक्टर हूं,
वो कंपनी उस कंपनी को, जिस कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूं, उसको ये नॉन ऑडिट सर्विस दे रही है, वो भी डिसअलाउड है, वो भी क्या हो जाएगा, मैं फिर उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से मैं ऑडिटर नॉन ऑडिट सर्विस नहीं दे सकता। ठीक, राइट डाउन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। देखो इसमें कोई अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, अगर आपने ध्यान से पढ़ रखी हो चीजें तो इसमें ना कोई अलग से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। सेक्शन 141 की जो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन होती है, सेक्शन 141 की जो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन होती है, जो एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर के ऊपर लगती है, वो एज इट इज कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर भी अप्लाई होती है। ठीक, आओ उसको पढ़ते हैं एक बार। सेक्शन 148, लो जी, यहां पर मिलेगा आपको नीचे पेज नंबर 437 पे मिलेगा आपको। अब इसमें देखते हैं, हु कैन बी द कॉस्ट ऑडिटर। ओनली अ कॉस्ट अकाउंटेंट कैन बी अपॉइंटेड एज कॉस्ट ऑडिटर। ठीक, कॉस्ट अकाउंटेंट क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटेंट जो कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग वो रजिस्टर्ड है बंदा, और जो होल टाइम प्रैक्टिस में है। ठीक, कॉस्ट अकाउंटेंट में फर्म भी हो सकती है और एलएलपी भी हो सकती है, तो कॉस्ट अकाउंटेंट ही कॉस्ट ऑडिटर बन सकता है, ये आप लोगों का काम ही है सर अच्छे से। ठीक, अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कॉस्ट ऑडिटर का? सेम है जो 141 वाला था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 141 वाला है, सेम है। ठीक, जैसे एक बॉडी कॉर्पोरेट है, वो एक कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकती, मतलब मैंने एक कॉस्ट अकाउंटेंट्स की कंपनी बना रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो मेरी कंपनी कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकती। लेकिन इसमें एलएलपी आ सकती है, हालांकि एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट ही होती है क्योंकि वो रजिस्टर्ड होती है अंडर एलएलपी एक्ट 2008, लेकिन उसको एग्जम्प्ट किया गया क्योंकि एलएलपी बनाकर तुम कॉस्ट ऑडिटर बन सकते हो। ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मान लो मैं किस कंपनी में जॉब करता हूं, तो मैं उस कंपनी का कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता। अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन एम्प्लॉयमेंट विद एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। मान लो मान लो मैं एक कंपनी में क्या करता हूं, जॉब करता हूं। ठीक, मैं तो उसका कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकता। ठीक, मैं किसी के साथ एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर भी हूं, तो ना तो वो फर्म बन सकती ना मेरा पार्टनर बन सकता। तो ये वाले पॉइंट की बात कर रहा है। देखो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा इसको, तो मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा। ठीक, that a partner who or his relative or partner is holding any security or interest in a company or subsidiary of such holding company। भाई अगर मान लो मैंने, मेरे पार्टनर ने या मेरे रिलेटिव ने कंपनी के अंदर किसी भी तरीके का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो मैं उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। भाई मैं एक कॉस्ट अकाउंटेंट हूं और मैंने कोई सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है, 1 रुपए की भी सिक्योरिटी क्यों ना होल्ड कर रखी हो, मैं उस कंपनी का फिर ऑडिटर नहीं बन सकता, मुझे पहले वो बेचनी पड़ेगी। ठीक, शेयर ले रखा है जैसे मैंने। ठीक, अब आता है मेरे रिलेटिव ने शेयर ले रखा है, मेरे रिलेटिव ने शेयर ले रखा है तब भी नहीं बन सकता मैं, मेरे पार्टनर ने शेयर ले रखा है तब भी नहीं बन सकता। ठीक, रिलेटिव ऑफ एनी पार्टनर ऑफ द फर्म होल्डिंग एनी सिक्योरिटी फेस वैल्यू 1 लाख। भाई रिलेटिव और पार्टनर को 1 लाख तक की छूट दे रखी है कि मेरा रिलेटिव और मेरा पार्टनर अगर 1 लाख तक की कोई सिक्योरिटी होल्ड करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उधारी कर रखी है कंपनी की, मैंने उधारी कर रखी है कंपनी की, कितने की? 5 लाख से ज्यादा की, फिर मैं ऑडिटर नहीं बन सकता। ठीक, मैंने गारंटी दे रखी है कंपनी को 1 लाख से ज्यादा की, तो मैं ऑडिटर नहीं बन सकता। अच्छा, इसमें चाहे मैं उसे डायरेक्टली कंपनी को उधारी दे रहा हूं, चाहे मैंने उस कंपनी से उधारी ले रखी है, चाहे उसकी सब्सिडरी से ले रखी है, चाहे होल्डिंग से ले रखी है, हर केस में डिस्क्वालीफाइड है। अब आता है गारंटी, चाहे मैंने उस कंपनी को दे रखी हो, उसकी होल्डिंग को दे रखी हो, सब्सिडरी को दे रखी हो, हर केस में डिस्क्वालीफाइड है। सेम सिक्योरिटी, सिक्योरिटी होल्ड करेगी उस कंपनी की, उसकी सब्सिडरी की, उसकी होल्डिंग की, एसोसिएट जॉइंट वेंचर भी कवर्ड है। ठीक, तो हर केस में डिस्क्वालिफिकेशन आ जाती है। ठीक, अगर मेरा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी के साथ क्या है, कोई बिजनेस रिलेशनशिप है, चाहे कंपनी के साथ हो, सब्सिडरी, होल्डिंग, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट, किसी के साथ भी हो, हर केस में डिस्क्वालीफाइड है, बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अब बिजनेस रिलेशनशिप कैसे डिफाइंड है? एनी ट्रांजेक्शन फॉर द कमर्शियल पर्पस, कमर्शियल पर्पस के लिए कोई ट्रांजेक्शन ले रखी है, अदर देन विच आर इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज। ठीक, या फिर कहीं अगर मैंने आर्म लेंथ प्राइस पे कोई ट्रांजेक्शन कर रखी है, भाई मान लो मैं रिलायंस को ऑडिट करता हूं, रिलायंस जियो का मैं ऑडिटर बन गया लेट से। ठीक, अब जियो इन्फोकॉम का मैं रिचार्ज भी कराता हूं, तो वो भी तो मैंने कमर्शियल ट्रांजेक्शन करी है, लेकिन वो आर्म्स लेंथ प्राइस पर है, जो सबके लिए प्राइस है वही मेरे लिए प्राइस है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं उसका ऑडिटर हूं तो मुझे एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया जा रहा है। ठीक, अगर मुझे एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिल रहा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा।
ठीक, तो इसको आप बहुत डिटेल में आप पढ़ सकते हो। अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज अ डायरेक्टर और केएमपी। भाई मान लो मेरी वाइफ किसी कंपनी में डायरेक्टर है, किसी कंपनी में जॉब करती है, किसी कंपनी की केएमपी है, तो मैं उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता क्योंकि मेरी रिलेटिव है वो डायरेक्टर वगैरह। ठीक, अ पर्सन हु इज फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। ठीक, भाई अगर मैं कहीं फुल टाइम जॉब करता हूं तो मेरे को सीओबी नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिलेगा, तो वैसे भी ऑडिटर नहीं बन सकता। ठीक है, देख लेना आप। अगर मुझे कोई सजा मिली हुई है बाय कोर्ट से, ठीक, फ्रॉड वगैरह की कोई सजा मिली हुई है और 10 साल पूरे नहीं हुए उस सजा के चलते, तब भी मैं ऑडिटर नहीं बन सकता। ठीक, या फिर मैं अगर कोई नॉन ऑडिट सर्विस दे रहा हूं सेक्शन 144 वाली, तब भी मैं ऑडिटर नहीं बन सकता। देखो 10 नंबर में क्वेश्चन आया तो आपको पूरा डिटेल में सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ठीक, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आओ भी सीएफएस, फीचर्स ऑफ सीएफएस। Consolidated CFS is prepared. Consolidated financial statement are prepared using separate set of financial statement of parent, subsidiary, associate or joint venture, and also other financial information which might not be covered by special separate financial statement of these entity. मतलब holding, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, इन सबके इंडिविजुअल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मर्ज करके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करी जा रही है उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब पूरे ग्रुप की एज अ होल उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी इसमें यूज हो जाती है। द अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वुड इंक्लूड डिस्क्लोजर मेड इन सीएफएस अबाउट द सब्सिडरी। भाई सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी बना रही है सीएफएस, अच्छा सीएफएस बनाएगा कौन, होल्डिंग कंपनी बनाती है। ठीक, अब होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरीज के बारे में बताना चाहे बता सकती है, जॉइंट वेंचर के बारे में बताना चाहे बता सकती है, कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज कोई एडजस्टमेंट्स करी हैं वो सब चीजें भी बता सकती है। ठीक, तो ये 2 नंबर में पूछा है तो आप इसको बता सकते हो क्या होता है। ठीक, डन। राइट शॉर्ट नोट्स, ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल, ये आपकी बुक में दे रखा होगा, डिफरेंट एंटिटीज में आएगा, ये जरूर पढ़ के जाना। ये हॉस्पिटल को ऑडिट कैसे करोगे, भाई हॉस्पिटल में क्या क्या चीजें चेक करोगे, बहुत जनरल है, इसको एक बार रीड करके जाओगे। हॉस्पिटल हो गया, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई आपकी पार्टनरशिप फर्म हो गई, कोई आपका एनजीओ हो गया, कोई आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, इन सब के ऑडिट के ऊपर बहुत जनरल चीजें हैं। बस अपने माइंड में ना उसकी पिक्चर इमेजिन कर लो। जैसे हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल अगर आपने कभी देखा हो तो हॉस्पिटल में किस तरीके से काम होता है, तो उसका ऑडिट कैसे करोगे। एज अ ऑडिटर आपको सोचना है कि भाई पेशेंट आते हैं तो पेशेंट का कोई रजिस्टर होगा, एडमिशन फॉर्म्स होंगे, फिर पॉलिसीज वगैरह होती है तो मेडिक्लेम वगैरह की जो पॉलिसी है तो उनका क्या अप्रूवल प्रोसेस है वो चेक करोगे आप, किस तरीके से आप इलाज होता है, डॉक्टर्स की पेमेंट वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह, मतलब जो आपके माइंड में चीज आती है ना उनको स्टेप बाय स्टेप आप पॉइंट्स में लिख सकते हो। अगेन बहुत जनरल है, रीड करोगे समझ में आएगा। डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट, ये आपको बुक में आराम से मिल जाएगा। स्टैट्यूटरी ऑडिट ये आपका हर ईयरली जो एनुअली जो ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिट जो होता है जो एक इंडिपेंडेंट पर्सन करता है वो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। इंटरनल ऑडिट एक मैनेजमेंट फंक्शन होता है, मैनेजमेंट अपने हिसाब से अपने एम्प्लॉय से भी करवा सकती है। इंटरनल ऑडिट का पर्पस क्या होता है कि भाई टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द फ्रॉड्स एंड एरर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरनल कंट्रोल्स की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को चेक करना, ये इंटरनल ऑडिट का अपना मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और स्टैट्यूटरी ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑन द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। जॉइंट ऑडिट एसेट 299 पे मिल जाएगा आपको, एसेट 299 देख लेना, आपको मिल जाएगा। जॉइंट ऑडिटर्स होते हैं जब बड़ी बड़ी एंटिटीज होती है तो एक ऑडिटर की बजाय हम 2 ऑडिटर अपॉइंट कर लेते हैं। सब क्या करते हैं, अपने काम को डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करने के बाद सब अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, फिर रिपोर्ट को तैयार करके उनको मर्ज किया जाता है, मर्ज करने के बाद एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करी जाती है। ठीक, ऑडिट ऑफ इन्वेंट्रीज, भाई इन्वेंट्रीज है, बैलेंस शीट में एक इन्वेंट्री आइटम है, उसको ऑडिट किस तरीके से करोगे, इसके ऊपर भी आपको मिल जाएगा स्टडी मैट में, ऑडिट ऑफ इन्वेंट्रीज। ये रहा कि भाई इन्वेंट्री का नेचर चेक करना है, उसकी वेरिफिकेशन करनी है, उसमें कोई लीकेज कोई स्पॉइलेज है, कोई एबनॉर्मल लॉसेस वगैरह है, नॉर्मल लॉसेस वगैरह उसका क्या ट्रीटमेंट रहता है,
कितनी स्लो मूविंग आइटम है, कितना हमारा ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक की वेरिफिकेशन कैसे होती है, परचेजेस रिकॉर्ड करते हो तो उसका क्या अप्रूवल प्रोसेस है, सेल्स करते हो तो उसका क्या मैकेनिज्म है, अपने हिसाब से जनरल कुछ पॉइंट्स बनाकर आप लिख सकते हो। बहुत जनरल है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप ये शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना एग्जाम में, क्योंकि ये जनरल होगा, ये आप आराम से कर सकते हो। बात समझ में आती है? ठीक, तो ये आपका था कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का एमटीपी सेट 1। ठीक, तो सेट 1 हमारा कवर होता है यहाँ पर कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का। अगली क्लास में हम सेट 2 को डिस्कस करेंगे कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का। ठीक है जी, आई होप ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर तो अभी तक नहीं किया तो, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सीएमए के सब तक ये वीडियो को शेयर कर देना। और मेन पॉइंट, टेलीग्राम चैनल है तो टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो टेलीग्राम जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है जी, चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।